हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चोमेला में। दोस्तों, इतिहास के अति महत्वपूर्ण भूकाल प्रश्न लेकर आए हैं अपन, जो आपके पेपर की खोपड़ी में भाई साहब डायरेक्टली सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, छेद करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सुमन, सचिन, प्रेम, भागु, भारती, सभी का स्वागत है बिल्कुल आप सभी का। अच्छा, मेरी आप सभी से एक विनम्र कह सकता हूँ भाई साहब की एक रिक्वेस्ट है मेरी कि देखो बेटा, अगर आप चाहते हो कि इतिहास का पेपर आपके भाई साहब पेपर में बैठे, पूरा पूरा बैठे, तो भाई साहब इतिहास की अभी तक अपने 4-5 क्लास ले लिए, तो वो आपको जरूर देखनी है ना। उसके बाद ही भाई साहब इस क्लास को स्टार्ट करना है। अभी आप ये देख लो, उसके बाद देख लेना। परंतु भाई साहब आपको सीक्वेंस से एक भी क्लास नहीं छोड़नी। अगर एक भी क्लास नहीं छोड़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ पेपर पूरा पूरा आपके बैठने वाला है बेटा, है ना, क्योंकि मैंने पूरे सीक्वेंस से कर रखा है। तो करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास का आगे बेटा, है ना। देखो, सफर में धूप तो होगी, ओए भाई साहब क्या मोटिवेशनल कोट्स आया है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। बिल्कुल यही बात एकदम सच है बच्चों। पब्लिक इतनी सारी है, टॉपर हर कोई नहीं बनता, पर टॉपर कोई तो बनता है। मतलब कि उसने भीड़ से अलग रास्ता अपनाया था। तो मेहनत करो बेटा, है ना। चलो दोस्त, करते हैं आज की क्लास का आगाज बिल्कुल एमसीक्यूज से। देखो बेटा, हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के दौरान प्रकाश में लाए गए थे? तो बेटा वो कौन थे बेटा? कॉलिन मैकेंजी। कौन थे साहब? कॉलिन मैकेंजी। अब बच्चा अपन को एक चीज याद रखनी है, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है बेटा? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है बेटा? कर्नाटक में। हम्पी लोकेशन भी अपन से पूछ ली जा सकती है भाई साहब, है ना। इतिहास की क्लास, सॉरी हिंदी साहित्य की क्लास आज नहीं आएगी बेटा, ये क्लास लंबी होने वाली है आज थोड़ी। विजयनगढ़ साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है बेटा, 1336 में हुई थी। आपसे सदी पूछ ले तो 14वीं सदी। कब हुई थी बेटा? 14वीं सदी, है ना। चलो, मुगल काल में जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल कहते थे बेटा सर्वोत्तम किस्म की फसल। किसको कहते थे बेटा? सर्वोत्तम किस्म की फसल, है ना। तो सर्वोत्तम फसल के लिए मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? मतलब जो पैसे का लेखा जोखा रखेगा वो कौन रखेगा बच्चों? दीवान। कौन रखेगा भाई साहब? दीवान। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी बच्चों? 5वीं रिपोर्ट। अब मेरे को आप सभी को कमेंट करना है बेटा, जितने भी हो ना भाई साहब, सभी को कमेंट करना है भाई साहब, ये 5वीं रिपोर्ट कब आई थी, है ना। हाँ, ये खा रहे थे मतलब, है गजब। चलो बेटा, बिल्कुल क्या बात है रे, वाह यार मेरे रसगुल्ले बेटा। 1813 में, क्या नाम है आपका? क्या नाम था इस भैयू का? एक तो वैशाली का है, वैशाली से ऊपर भी आया था क्या किसी का? हाँ, वैशाली का आया बेटा सबसे पहले, बहुत अच्छी बात है भैयू, है ना। 1813 बिल्कुल 5वीं रिपोर्ट आपकी सही हो जाएगी, है ना। कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। कब की गई थी बेटा? 1800 ईस्वी में की गई थी। यवन राज्य की स्थापना करने वाले, विरुद्ध धारण करने वाले कौन थे बेटा? कृष्ण देवराय। कौन थे मेरे बच्चा? कृष्ण देवराय थे। कौन थे रसगुल्लो? कृष्ण देवराय। अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल भारत लाई गई थी बेटा? मक्का। कौन सी लाई गई थी बेटा? मक्का। अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल आई थी? मक्का आई थी। पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी बेटा? शाह नहर। कौन सी? शाह नहर की मरम्मत किसके काल में होगी? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अभी भी क्वालिटी नहीं हो सकती है। मतलब भाई साहब आपको दिख रहा होगा कि हाँ टाइप करवानी है, इनके पास मैटर लोकल है। बेटा मैटर लोकल नहीं है, मैटर एक एक प्रश्न उकेड़ने वाला है पेपर की खोपड़ी से, है ना। तालीकोटा राक्षसी तागड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बच्चों? राम राय ने। राम राय उस टाइम की क्या थे? यहाँ के प्रधानमंत्री थे। क्या थे बच्चा? प्रधानमंत्री। अब आपको बताना कि ये युद्ध कब हुआ था, है ना। फटाफट से कमेंट में चेप दो जितने भी जने हो आप। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया? कब बनाया गया था बेटा? 1815 में। कब बनाया था बच्चों? 1815 में। तंबाकू का प्रथम सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था बेटा? तो दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था बेटा? दक्षिण भारत में। खुद कास्ट व पाई कास्ट कौन थे बेटा? किसान थे। जो खुद की जमीन पे खेती क्या करते थे उनको तो कहते थे बच्चों खुद कास्ट। और जो दूसरों की जगह जगह पर या खेती, मतलब जो जगह होती, जमीन होती थी, भूमि पर जाकर और भाई साहब किराए पर या ठेके पर काम किया करते थे, उसको कहते थे पाई कास्ट। क्या कहते थे बच्चों? पाई कास्ट, है ना। एक का भी उत्तर नहीं आया भाई साहब, जो मैंने प्रश्न पूछा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। क्या बात है, बिल्कुल। सबसे पहले किसका उत्तर आया है? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र शर्मा करके कोई भाई है,
है ना, बिल्कुल आपका सही है बेटा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन सा था बेटा? संगम। कौन सा था बेटा? संगम, है ना। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? भव्य गोपुरम मतलब जो प्रवेश द्वार होते थे उनको जोड़ने का श्रेय जाता है साहब श्री कृष्ण देव राय को। किसको जाता है बेटा? कृष्ण देव राय को। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो बेटा जहांगीर ने। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल था, उसको कहते थे परगना। क्या कहते थे बच्चों? परगना। अच्छा मेरे को अभी बता दो कि कृष्ण देव राय जी जो थे ना, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? है ना, उनकी पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? फटाफट से मेरे को बता दो। नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। देखो नगलपुरम कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम पे बसाया था। किसके टाइम पे बसाया था बेटा? है ना, देखो माँ के, अपनी माँ के नाम पर बसाया था बेटा। कौन सा? नगलपुरम, है ना, नगलपुरम। किसने बसाया था बेटा? कृष्णदेवराय ने। किसने? महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी थी? मैंने आपको बताया था बेटा 40 फीट। कितनी थी बेटा? 40 फीट ऊंचाई थी। अच्छा आप सभी ने बता दिया होगा, बिल्कुल अमुक्त माल्यमद, है ना। अच्छा ये बताओ मेरे को कि इसकी ऊंचाई अगर 40 फीट थी तो इसकी लंबाई कितनी थी बच्चा? फटाफट से बताओ लंबाई कितनी थी, है ना। आज तो ढेरों प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे क्लास के अंदर भाई साहब, है ना। चलो रसगुल्लो आ जाओ। मुगल काल के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? मुकद्दम या मंडल। मेरा दिल ऐसा कहता है साहब के रिक्त स्थान में मुकद्दम या मंडल पूछ लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, है ना। जमींदारों को दी जाने वाली व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती थी? मिल्कियत। भाई साहब जिस पे मैं मालिक हूं तो मालिक का क्या कहलाएगा भाई साहब? मिल्कियत। क्या कहलाएगा बेटा? मिल्कियत कहलाएगा, है ना। चलो बेटा, आप 11 तो लिख रहे हो, 11,000 तो लिख रहे हो बेटा। 11,000 क्या था? किलोमीटर था कि वर्ग मीटर था? 11,000 था क्या, है ना, ये भी बताओ। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी, कौन सी थी बेटा? हिरिया नहर। कौन सी थी मेरे बच्चा? हिरिया नहर। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है बेटा? आईने अकबरी। कौन सा है बेटा? हाँ बिल्कुल। हाँ वर्ग फीट, वर्ग फीट बिल्कुल सही है बेटा, है ना। ठीक है बेटा। क्या बात है साहब, आज तो अजमेर वाले आ गए यहाँ पे हैं। इटली का यात्री जोवन्नी कॉरेरी कब भारत आया था? कब आया था रसगुल्लो? 1690 में। कब आया था रसगुल्लो? 1690 में आया था। कब आया था बेटा? चले रसगुल्लो। हाँ चलते हैं भाई साहब, है ना। अगले प्रश्न के ऊपर लेते हैं, उससे पहले भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आज ये वाला दिल आप मेरे को भेज दो एक बार, है ना। हाँ चलो बेटा। सुनना साहब, कृष्ण देवराय का संबंध किस राजवंश से था? किससे था बेटा? तुलु से। किससे था मेरे बच्चों? तुलु राजवंश से हो जाता है। अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद किया था बेटा, है ना। तो इसका अर्थ था बेटा क्या था? हिंदू सुल्तान। क्या होता बच्चों? हिंदू सुल्तान। क्या था? हिंदू सुल्तान। अरे क्या हो गया बेटा, ऐसे नाराज क्यों? हम्म? वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था उसको कहते थे बेटा पोलच। क्या कहते थे बेटा? पोलच। देखो खाली नहीं छोड़ते तो वो भूमि कैसे हो जाती बच्चों? पोलच, है ना। खाली नहीं छोड़ेंगे तो पोलच हो जाएगी बेटा, है ना। चलो, असम में अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले कहलाते थे। क्या कहलाते थे बेटा? पायक। क्या कहलाते थे बच्चों? पायक, है ना। क्या कहलाते थे मेरे बच्चों? पायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पायक, है ना। चलो, हाँ बिल्कुल, पर्पल हार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। है ना। समकालीन लोगों द्वारा विजयनगर साम्राज्य को क्या संज्ञा दी गई थी? मतलब जो उस टाइम के लोग थे बेटा, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को संज्ञा दी थी बेटा कर्नाटक साम्राज्य। क्या दी थी बच्चों? कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा
दी थी। विजयनगर साम्राज्य में बहने वाली नदी कौन सी बेटा? विजयनगर के अंदर बहती थी कौन सी बेटा? तुंगभद्रा नदी। कौन सी थी बच्चों? तुंगभद्रा, है ना? हाँ। हाँ, एक अच्छा प्रश्न बेटा। मिराजदार कौन थे? मिराजदार जो थे ना बेटा, वो महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न कर सकते, मतलब जो महाराष्ट्र प्रांत था भाई साहब, वहां के जो धनी मतलब अमीर और जो संपन्न अच्छे कुल के बेटा किसान थे, उनको कहते थे मिराजदार। क्या कहते थे बेटा? मिराजदार। ठीक है। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? पेशकश। क्या कहलाती थी भाई साहब? पेशकश कहलाती थी। सर क्लास को कितना टाइम हुआ? मुश्किल से 2-5 मिनट हुए बेटा अभी तो। ठीक है भाई, चलो। बिल्कुल। अमुक्त माल्य मध्य किसकी रचना है बेटा? ये किसकी रचना है? कृष्ण देवराय भैया की हो जाएगी। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? कब मिली थी? 1976 में। 1976 में अबुल फजल कृत आईन अकबरी में। आइन का तीसरा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? मुल्क आबादी। क्या कहलाता है रसगुल्लो? मुल्क आबादी कहलाता है। मुगल काल के समय प्रयुक्त हुआ रैयत। रैयत कहते थे बेटा किसान को। किसको कहते थे? किसान को। और मुजरियान भी किसको कहा जाता है बच्चों? किसान को ही कहा जाता है। ठीक है रसगुल्लो। चलो आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल बात कर लेते हैं साहब, है ना? देखो यहाँ से रिक्त स्थान आया। अबुल फजल ने आईन अकबरी को अकबर के शासनकाल के कौन से वर्ष में बेटा? 42वें वर्ष में पूरा किया था, है ना? बिल्कुल 12 सूबे सही है। आज एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि आज जो भी कमेंट आ रहे हैं ना भाई साहब, वो सारे के सारे मतलब ऑफिशियली पढ़े लिखे वाले कमेंट आ रहे हैं ना। हाँ। देखो 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर क्या बना था बेटा? पहला मुगल बादशाह। तो किसको हराकर बेटा? इब्राहिम लोदी को, है ना? और बाबर ने कौन से वंश की नींव रखी थी बेटा? मुगल वंश की नींव रखी थी। मुगल वंश की नींव रखी थी किसने? बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी बेटा? बाबर ने रखी थी। सर कब रखी थी? 1526 में। कब रखी थी बेटा? 1526 के अंदर रखी थी। ठीक है बच्चों, चलें आगे, है ना? मुगल काल के भारतीय फारसी स्तूत किसानों के लिए रैयत या मुजरियान शब्द का क्या हुआ है बच्चों? प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, है ना? क्या 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 मैसेज आया भाई साहब? हम हमले बहुत बड़ा देख लिया आप तो। देख लिया क्या? देख लिया? क्यों नहीं? चले। हाँ, चलो चलते हैं भाई साहब, है ना? वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है बेटा, इसको कहते हैं चचर। क्या कहते हैं बच्चों? चचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? चचर कहा जाता है। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब लोग गांव में रहते थे। कितने बेटा? 50%। लगभग लगभग 85% भाई साहब जो लोग थे बेटा कहाँ रहते थे? गांव के अंदर निवास करते थे। कहाँ पे निवास करते थे बेटा? गांव के अंदर निवास करते थे। बिल्कुल, लव यू टू बच्चा। है ना? चलें आगे। चलें दोस्त, आगे चलते हैं ना। मुद्रा की फेरबदल करने वालों को क्या कहा जाता था बेटा? सराफ। क्या कहा जाता था बच्चों? सराफ कहा जाता था। जो मुद्रा की क्या करते थे? फेरबदल, मतलब इधर से उधर करने का काम किया करते थे, है ना? चलें। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहते थे बेटा? मुकद्दम। क्या कहते थे? मुकद्दम। इसको ही कहते थे बच्चों मंडल। क्या कहते थे रसगुल्लो? मंडल कहा जाता था। बिल्कुल, मंडल भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चले। हाँ। जोवन्नी कारेरी। जोवन्नी कारेरी भाई साहब कहाँ का था? इटली का। इटली का
1690। इटली का मुसाफिर था जो लगभग 1690 में आया था। कब आया था बच्चों? 1690 में आया था, है ना। मतलब कि भारत से होकर गुजरा था। ठीक है बच्चों। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सामूहिक ग्रामीण समुदाय के तीन घटक, खेतिहर, किसान, एक होता है बेटा पंचायत। क्या होता है बच्चों? पंचायत क्या होता है बेटा? पंचायत और गांव का मुखिया थे। क्या थे बेटा? गांव का मुखिया थे। ठीक है दोस्त, आगे चले, है ना। सर मुझे भी आई लव यू बोल दो। लव यू टू भाई यार। ये कहाँ गई? मुगल साम्राज्य में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे? जो मुगल साम्राज्य था ना बेटा, यहाँ ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे? तो बेटा तीन घटक थे। कौन कौन थे बेटा? देखो, पहला तो था खेतिहर किसान, याद रखना। दूसरा था बेटा पंचायत। तीसरा था बेटा मुखिया। क्या था बच्चों? क्या था बेटा? मुखिया। क्या था बच्चों? मुखिया, है ना। आईने दहसाला किसने जारी किया? भाई साहब, ये जो प्रश्न पूछ लिया ना आपसे आईने दहसाला, तो आपका दिल धड़क 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 करेगा, है ना। आईने दहसाला किसने जारी किया था बेटा? अकबर ने। किसने जारी किया था बच्चों? अकबर ने जारी किया था। किसने जारी किया था बच्चों? अकबर ने जारी किया था, है ना। मोनिका मेरे को मैसेज करो आप फटाफट से। ठीक बेटा, आगे चलें। देखो दोस्त, उन दो प्रांतों के नाम लिखिए जहां महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने व गिरवी रखने के लिए क्या थी, वे स्वतंत्र थे। मतलब कि भाई साहब वो राज्य थे, एक तो पंजाब और एक था बच्चों बंगाल। क्या था बेटा? बंगाल, जहां पे महिलाएं उनकी जमीन को उत्तराधिकारी के रूप में गिरवी रखने व बेचने के लिए पूरी तरीके से क्या थी बच्चों? स्वतंत्र थी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं ना। चचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक कैसे रखी जाती थी बच्चों? खाली रखी जाती थी, है ना। हाँ, कितने तगड़े तगड़े प्रश्न है मतलब। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी जाती थी? किसके द्वारा लिखी जाती थी भाई साहब? अबुल फजल, अब्दुल फजल नहीं, है ना। अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिन पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी? देखो, कुछ दिनों के लिए भाई साहब खेती को रोक दिया जाता था, तो उसको कहते थे रसगुल्लो परोती। क्या कहते थे बेटा? क्या कहते थे बेटा? परोती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परोती उसको कहाँ? क्या कहते थे उसको बच्चों? परोती कहा जाता था, है ना। ठीक है, चलें आगे। देखो, जमींदारों की शक्ति के दो स्रोत बताइए। बिल्कुल, जमींदारों की शक्ति के कितने स्रोत थे बच्चों? दो स्रोत थे। कौन कौन से थे बेटा? देखते हैं ना। मैं एक दिन पहले बता देंगे बेटा फटाफट से, है ना। देखो, जमींदारों की शक्ति के दो स्रोत थे बेटा। कौन कौन से थे बच्चों? फटाफट से देखना। पहला तो जमींदारों द्वारा राज्य की ओर से कर वसूल करना। मतलब जमींदार जो होते थे वो राज्य की ओर से क्या वसूल किया करते थे बेटा? टैक्स या कर को वसूल किया करते थे। दूसरा सैनिक संसाधन। क्या था बेटा? सैनिक संसाधन, है ना। चलो। अरे इतनी चाय कौन पिएगा? अरे मैं थोड़ी नहीं पीऊँ भाई। ले पिज्जा। चाबी कहाँ है? अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे चाय पी के जा। अरे नहीं। भाई एक सेकेंड। आधी चाय और पी ले। हम अगर बाहर किसी को, यहाँ यूं ही पी गई।
यार तो किस चलो भाई चलते हैं बिल्कुल चलते हैं ना, सॉरी है ना, चाय पीने लग गया था मैं। देखो, भू राजस्व के प्रबंध के दो चरण कौन कौन से थे? भू राजस्व के भाई साहब दो चरण कौन कौन से थे प्रबंध के? तो पहला तो था बेटा कर निर्धारण, क्या था बच्चों? कर निर्धारण। और दूसरा था जो वास्तविक वसूली थी, क्या थे बेटा? वास्तविक वसूली हो जाती है। ठीक है रसगुल्लो, हाँ मेरे डायवर चमनप्रास भाई, ये तुम्हारा भाई कह रहा है ये प्रश्न आएगा, है ना? या तो अमिल गुजार आए या अमला आए, पर भाई साहब मैं चट्टी अमला पगला दीवाना, है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सिस्टम बिगड़ेगा। अमिल गुजार, राजस्व वसूली करने वाला क्या था बेटा? उत्तराधिकारी था। क्या था बच्चों? उत्तराधिकारी, है ना? वाह सर, क्या चाय पी रहे हो? हाँ बाबा टिल्लू। चलो बेटा आगे चलते हैं ना। अमिल गुजार बता दिया मैंने। अब बड़े प्रश्न आए हैं, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं भाई कि दिल थाम के बैठ जाइए, है ना, और बिल्कुल शानदार तरीके से मोबाइल को, अब कमेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते हुए चलना। एक एक प्रश्नों को अपन, है ना, चाहे टाइम देते हुए चलेंगे पर आराम से पढ़ते हुए चलेंगे बेटा, है ना, क्योंकि डेफिनेटली इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आएगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हो? बिल्कुल इंपोर्टेंट छपने वाला प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली थी बेटा? अमर नायक प्रणाली प्रचलित थी। अभी भी कह रहा हूं, जितने भी बच्चों मोबाइल को इस तरीके से कर लो और आराम से कान में ईयरफोन लगा के, नहीं तो भाई साहब नॉर्मली सुन लो, पर सुनना है बेटा, है ना। प्रचलित थी। अमर शब्द का उद्भव संस्कृत के समर शब्द से हुआ है। किससे हुआ है बच्चों? समर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। मैंने आपको कल परसों एक गाने के माध्यम से भी बताया था, हल्दी घाटी में समर लुट्यो। समर का अर्थ क्या है बेटा? लड़ाई या युद्ध। अमर नायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी, अर्थात जो अमर नायक होते थे बेटा, उनको सैनिक कमांडर की क्या दी जाती थी भाई साहब? पदवी दी जाती थी। और प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। जो प्रशासनिक जिम्मेदारी होती थी वो सौंपी जाती थी। उनका कार्य अपने क्षेत्रों में किसानों, है ना, जो भी किसान होते थे, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह करना था। इनका मुख्य रूप से कार्य क्या था? कि अपने क्षेत्र के व्यापारियों, मैं लिख देता हूं, व्यापारी, किसान और शिल्पकार से क्या वसूल करना बेटा? राजस्व वसूल करना था। ठीक है बच्चों, है ना। जिसका बात करते हैं, व्यापारियों से राजस्व संग्रह करना था, जिसका कुछ हिस्सा इन्हें खर्च हेतु दिया जाता था। मतलब कि जो अमील गुजार थे बेटा, है ना, सॉरी, अमर नायक प्रणाली में भाई साहब जो अमर शब्द का उपयोग हुआ है, जिनके लिए इनको कुछ हिस्सा काय के लिए दिया जाता था? स्वतंत्र खर्च के लिए भी दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सभा मंडप के दो लक्षण बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब, है ना, बिल्कुल अच्छे से देखना। बिल्कुल ये राजा के अधीन होते थे, है ना, ये राजा के अधीन थे। विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडपों के दो लक्षण बताइए। बिल्कुल बता देता हूँ, है ना। चलो, सभा मंडप एक ऊंचा मंच है। सभा मंडप जो होता था बच्चों, वो क्या था? ऊंचा मंडप होता था। क्या होता था बेटा? एक ऊंचा मंडप होता था, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए क्या बने होते थे बेटा? छिद्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे बेटा? छिद्र बने हुए थे। चलो बात कर लेते हैं। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसके पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के क्या बने हुए थे? स्तंभ बने हुए थे, है ना, है ना। इस तरीके से भाई साहब क्या होते थे? लकड़ी का मंच बना हुआ था, है ना। चलो आगे चलें। चलो भाई साहब आगे चले, है ना। इनमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए क्या बनी हुई थी बेटा? सीढ़ियाँ। मतलब कि देखो, सभा मंडप जो बनता था भाई साहब, वहां तक जाने के लिए क्या लगी होती थी रसगुल्लो? सीढ़ियाँ लगी होती थी। क्या लगी होती थी बेटा? सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई साहब, मुगल काल में जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी। क्या थी बेटा? विस्तृत व्यक्तिगत जमीन
थी, है ना। चलो, जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन उनके समृद्धि का क्या रही है बेटा, कारण रही है। उनकी व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। आप सभी को पता है जो भी जमींदार होते थे, है ना, जमींदार इतने अमीर क्यों होते थे, है ना, क्यों होते थे भाई साहब, आप सभी जानते हो बेटा, है ना। क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जमीन भाई साहब बहुत समृद्ध थी, खूब सारा पैसा था उनके पास, है ना। उनकी व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती थी बच्चों, मिल्कियत। क्या कहलाती थी बच्चों, मिल्कियत कहलाती थी। क्या कहलाती थी रसगुल्लो, मिल्कियत कहलाती थी। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। मतलब याद रखना भाई साहब, वो क्या करते थे, जमींदार के निजी प्रयोग के लिए क्या करते थे बच्चों, खेती करते थे, है ना। इन जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर क्या करते थे बच्चों, कार्य करते थे। जो दिहाड़ी मजदूर होते थे, या जो कहते हैं ना अपन पराधीन मजदूर, क्या होते बेटा, पराधीन मजदूर, वो काम करते थे। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार इन जमीनों को बेच सकते थे। भाई मेरी बात सुनो, मेरी जमीन है, मैं चाहूँ तो उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको सेल कर सकता हूँ, है ना। किसी और के नाम कर सकते थे, उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। कुल मिला के भाई साहब मेरी जमीन मेरी मर्जी, मैं क्या करूं, मैं चाहूं तो उसको बेच दूं, मैं चाहूं तो उसको गिरवी रख दूं, मैं चाहूं तो उसको किसी को दान में भी दे दूं, है ना। चलो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है ना, क्योंकि आप सभी जानते हो विजयनगर पूरा साम्राज्य आपके दे रखा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके आएगा ही आएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मतलब विजयनगर की जो साम्राज्य की किलेबंदी थी वो कैसी थी। आप सभी को पता होगा बेटा, विजयनगर की जो साम्राज्य किलेबंदी थी बेटा, वो कितनी तरफ से थी, तीनों तरफ से थी। कौन कौन सी थी बेटा, विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी थी, बहुत बड़ी विशाल किलेबंदी थी। इसमें केवल शहर ही नहीं बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तो जंगलों को भी घेर लिया था भाई साहब। किसको घेर लिया था बेटा, जंगलों को भी घेर लिया था। इस किलेबंदी को तीन तरफ से घेर कर बनाया था। पहली किलेबंदी से तो जुते हुए खेत थे, क्या थे बेटा, जुते हुए खेत, है ना। देखो, और दूसरी किलेबंदी से थे भाई साहब नगरी केंद्र। कौन से केंद्र थे बेटा, नगरीय केंद्र हुआ करते थे, है ना। जबकि तीसरे किलेबंदी से भाई साहब जो अपने शासकीय केंद्र हो जाएंगे, कौन से केंद्र हो जाते हैं बेटा, शासकीय केंद्र हो जाते हैं। कौन से, देखो, तो विजयनगर की किलेबंदी एक विशाल किलेबंदी थी। इसके अंदर भाई साहब कृषि के साथ साथ पूरे जंगल आसपास के क्षेत्रों को घेरा गया था। इनको तीन किलेबंदियों के रूप में घेरा गया था, जिसमें पहले में आ जाते हैं जुते हुए खेत बच्चों, दूसरे में हो जाते हैं नगरीय केंद्र, और तीसरे में हो जाते हैं बेटा अपने शासकीय केंद्र। कौन से केंद्र हो जाते हैं बेटा, शासकीय केंद्र हो जाते हैं। कौन से केंद्र हो जाते हैं रसगुल्लो, शासकीय केंद्र हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करें। चलो, नेक्स्ट प्रश्न सुनना भाई। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे बेटा, राम राय। कौन थे बच्चों, प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। भाई साहब राम राय जो थे भाई साहब, उन्होंने उड़ता तिल लिया था। क्या लिया था भाई साहब, उड़ता तिल लिया था। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था, है ना। पूरी कहानी सुनना भाई साहब। सुल्तान थे, बात थी 1565 की। क्या थी, 1565 की। इधर था अपना विजयनगर का राम राय। कौन थे बेटा, राम राय। ये यहाँ के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्या थे बच्चों, प्रधानमंत्री। अब इधर सुल्तान थे भाई साहब, कहाँ कहाँ के थे, देखो, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। अब ये सारे क्या थे बेटा, मुस्लिम थे। क्या थे बच्चों, मुस्लिम थे, है ना। हाँ, मतलब ये मुस्लिम रियासतें हुआ करती थी बेटा, है ना। अब देखो, ये क्या था बेटा, ये हिंदू रियासत थी। कौन सी रियासत थी, हिंदू रियासत थी, है ना। अब बेटा यहाँ के शासक तो शिव शिव राय थे, है ना। अब भाई साहब यहाँ का जो मेन शासक था, यहाँ का जो मेन राजा था, वो तो भाई साहब नशे की लत में पूरी तरीके से डूब चुके थे। ठीक है, तो उनको कोई चीजों का फर्क पड़ता नहीं था। ये कौन थे, राम राय। और भाई साहब राम राय गए, और वो चाहते थे कि तीनों सुल्तान थे, तीनों जगह के सुल्तान, है ना, इन तीनों को लड़ाने का प्लान था। एक सेकंड दोस्त, है ना।
चलो बेटा चलते हैं, है ना, सॉरी कॉल आ गया था एक, है ना। अब साहब क्या हुआ कि राम राय चाह रहा था कि तीनों आपस में लड़ जाओ, तीनों एक दूसरे को क्या करने लग जाओ साहब साहब, कूटने लग जाओ भाई साहब। परंतु ये भाई साहब आपस में तो नहीं लड़े, नहीं, तीनों क्या हो गए भाई साहब, एक हो गए। एक हो गए और भाई साहब इन्होंने किसकी वाट लगा दी भाई साहब, राम राय की, मतलब कि भाई साहब राम राय का क्या कर दिया इन्होंने, अंत कर दिया। मतलब कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, इन्होंने भाई साहब जो नीति अपनाई थी, वो कौन सी अपनाई थी बेटा, जोखिमपूर्ण। कौन सी अपनाई थी बेटा, जोखिमपूर्ण। कभी कभी होता है ना, अपन किसी पे वार करना चाहते हैं और वो वार अपने ऊपर क्या हो जाता है बेटा, उल्टा हो जाता है। ठीक है बेटा, चलें आगे। देखो, यह राम राय को जोखिमपूर्ण भरी नीति से थी, जिसके अनुसार उसने दक्कन सुल्तानत के सुल्तानों को एक दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की थी। मैंने बताया ना, एक दूसरे के विरुद्ध करने की क्या करी थी बेटा, उसने कोशिश की थी, किंतु वे सुल्तान एक हो गए। सुल्तान क्या हो गए, एक हो गए। और भाई साहब और उन्होंने इस निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया बेटा, राम राय को, है ना। याद रखना है कौन से युद्ध की बात हो रही, राक्षसित आगड़ी। मेरे को कमेंट करो कब हुआ था। इसी को बोलते बेटा तालीकोटा का युद्ध, पूछा जा सकता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था बच्चों, फटाफट से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है जल्दी से, है ना मेरे बच्चा, जल्दी से कमेंट करो। क्या बात है, सबसे पहले उत्तर आ चुका है। किसका है, मनराज, मनराज भाई का है भाई, मनराज भाई का है ना। चलो, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पढ़ने वाले बच्चे ना वो भी जानते होंगे भाई साहब कि ये प्रश्न तो पेपर की दृष्टि से क्या हो जावे गुरुजी, अति महत्वपूर्ण हो जाता साहब। हाँ साहब, छपेगा, क्या होगा बच्चों, छपेगा। देखो, खुद कास्ट व पाही कास्ट क्या है, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, अच्छे से पढ़ना है ना। देखो, यह दो तरह के किसान होते थे, एक होता था खुद कास्ट और दूसरा होता था भाई साहब पाही कास्ट। खुद कास्ट, खुद कास्ट क्या होता था बेटा, वे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी और वे अपने गांव में ही रहकर क्या करते थे, खेती। भाई साहब मान लो मैं किसान हूँ, मेरे पास खेती है और मैं अपने गांव में भाई साहब चौमेला में रह के खेती कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं हो जाऊंगा खुद कास्ट, क्या हो जाएगा साहब, खुद कास्ट। परंतु भाई साहब मैं किसान तो हूँ, है ना। आप सुनना, पाही कास्ट वे किसान जो दूसरे गाँव में ठेके पर जाते थे, खेती करने आते थे। किसान अकाल भुखमरी जैसी आर्थिक परेशानी के कारण भी भाई साहब पाही कास्ट बन जाते थे। मान लो मेरे पास कोई ज़मीन थी, मैंने बेच दी, अब भाई साहब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे गांव में जाऊँगा, किसी के यहाँ पे भाई साहब खेती करूँगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा, पाही कास्ट। अगर मैं खुद की खेती पे काम करता था तो क्या कहलाऊंगा भाई साहब, खुद कास्ट। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे से याद रखना। मेरी नज़र में भाई साहब एक लैंग्वेज अपनी भाई साहब छपेगा, है ना, बिल्कुल चांद से पूरे पूरे, है ना। हर्षिता कहाँ जा रहे हो, आपको तो बहुत इंतजार रहता है इस क्लास का। ठीक बेटा, चलें अगले प्रश्न में। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम भी पूछा जा सकता है भाई, गोपुरम से आप क्या समझते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस साल के पेपर को बिल्कुल हल्के में ना ले, है ना, कुछ भी छप सकता है, चाहे पिछले साल आया हुआ वो भी छप सकता है ना, चाहे भले इन 5 सालों में कुछ नहीं आया हो भाई साहब वो भी छप सकता है ना। तो एक एक प्रश्न को आप अति महत्वपूर्ण मान के चले साहब, है ना। हाँ, देखो, गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता है ना। विजयनगर के शासकों ने मंदिर के विशाल गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार बनाए। मतलब कि भाई साहब देखो, वहां के जो मंदिर होते थे बेटा वो इस तरीके से होते थे, है ना। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वो लंबी लंबी छोरी मेरे थोड़े दिल में मंगी, पेंटिंग से करवा दूं। देखो बेटा, साउथ के मंदिर कुछ इस तरीके दिखते थे, है ना, इस तरीके के मंदिर होते थे बेटा, कहाँ के, साउथ के मंदिर होते थे। और आप सभी एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि साउथ के मंदिर जो थे ना, वो इस तरीके से मतलब ढांचे के रूप में बने हुए होते थे। और बेटा ये जो मंदिर होते थे ना, अपन इनको कर तो नहीं सकते हैं, परंतु बिल्कुल चटाकेदार रंग होते थे। कैसे रंग होते थे बेटा, इनके अंदर चटाकेदार रंग होते थे, जैसे कि अंदर अपन नीला रंग भर दिया, है ना, अगले में भाई साहब अपन गुलाबी ले लेते हैं, बिल्कुल चटाकेदार कलर हुआ करते थे। थोड़ा सा मैं बढ़ा ही देता हूँ आज। आपने देखा होगा साउथ की कोई मूवी वगैरह अगर आपने देखी हो ना बेटा, तो उसके अंदर इस तरीके के मंदिर होते थे, है ना। अब देखो, मैं आपको है ना एक चीज दर्शाऊंगा इस चीज के अंदर कि बेटा देखो,
यहाँ का जो विशाल प्रवेश द्वार था, क्या था बेटा? प्रवेश द्वार था। क्या था बच्चों? प्रवेश द्वार था। इसको ही बोला जाता था रसगुल्लो गोपुरम। क्या बोलते थे बेटा? गोपुरम। मतलब विशाल विशाल प्रवेश द्वार, मतलब दूर से ही नजर आते थे, इतने बड़े प्रवेश द्वार होते थे, इन्हीं को बोलते थे बेटा, है ना, क्या बोलते थे? गोपुरम। क्या बोलते थे बेटा? गोपुरम। क्या बोलते थे बच्चों? गोपुरम। मैंने बनाने का प्रयास करा, अब देखो एग्जैक्टली चीज नहीं है ना, आप मान के चलना भाई साहब, इस तरीके से होते थे, है ना। चलो, स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेष शैली थी, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनवाए थे। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय क्या होते थे बेटा? केंद्रीय देवालय होते थे। क्या होते थे बेटा? केंद्रीय देवालय की जो इमारतें होती थी वो काफी ज्यादा क्या होती थी बच्चों? छोटी होती थी। क्या होती थी मेरे बच्चा? छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से मंदिर होने का क्या मिल जाता था? संकेत। आज भी अपन अपने गाँव में जाते हैं ना साहब, गाँव में अपन है ना, मंदिर का क्या देखते हैं भाई साहब? सबसे पहले शिखर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? शिखर देखते हैं कि हाँ साहब शिखर दिख रहा है, शिखर से ही अंदाजा लगा लेते हैं साहब के गाँव में क्या है बेटा? मंदिर है। क्या है बच्चों? मंदिर है। क्या है बच्चों? मंदिर है ना, अपन शिखर देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। तो उस समय भी ऐसा होता था, राय गोपुरम तथा राज के प्रवेश द्वार के सामने जो केंद्रीय इमारतें होती थी वो काफी ज्यादा क्या होती थी बेटा? छोटी होती थी। दूरी से ही पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर क्या है? मंदिर है ना, उनके विशाल गोपुरम को देख के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोशिश पूरी करिए। देखो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न मान के चलना बच्चों, है ना। जो प्रश्न चल रहे हैं ना, खोपड़ी में छेद करने वाले चल रहे हैं। विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी? मतलब जो विजयनगर शहर था भाई साहब, है ना, यहाँ पे जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी? देखते हैं रसगुल्लो। विजयनगर शहर के लोगों की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः सबसे पहले तो कौन सी नदी थी? याद रखना बेटा, तुंगभद्रा नदी। कौन सी थी बेटा? तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी बेटा? तुंगभद्रा नदी। कौन सी थी बच्चों? तुंगभद्रा नदी नदी हो जाती है ना। तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक कुंड से की जाती थी। लगभग सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाना, मतलब सभी के साथ क्या बनाए गए थे? बांध बनाए गए थे तथा होज बनाए गए थे। इन होजों में भाई साहब देखो, सबसे पहला आता कमलपुरम जलाशय, सबसे महत्वपूर्ण था। इस होज से न केवल आसपास के खेतों को सिंचा जाता था, बल्कि एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। कमलपुरम हो जाएगा, हिरिया नहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? हिरिया नहर। तो हिरिया नहर भी जल संबंधी एक महत्वपूर्ण क्या थी बेटा? यहाँ की संरचना मानी जाती। कौन सी संरचना बेटा? है ना। चलो, तो याद रखना बेटा, एक तो तुंगभद्रा नदी हो जाएगी, एक हो जाएगी भाई साहब कृष्णा नदी हो जाएगी, है ना, एक हो जाएंगे भाई साहब यहाँ के कुंड। क्या हो जाएंगे बेटा? कुंड। एक हो जाएगी कमलपुरम, एक हो जाएगा हिरन है, जहां से भाई साहब कहीं ना कहीं पूरा पूरा भाई साहब विजयनगर शहर की क्या होती थी? जल आपूर्ति की जाती थी, है ना। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, है ना। चलो दोस्त, मैं बता देता हूँ विशेष सूचना कि आप सभी अगर राजस्थान से भाई साहब बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अति महत्वपूर्ण सूचना तो ये कि जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है भाई साहब वो 11 मार्च तक भर दे। कब तक भर दे बच्चा? 11 मार्च तक भर दे, अंतिम तिथि है ना। और फॉर्म भरते समय बिल्कुल ध्यान रखकर ही फॉर्म भरें, है ना, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें, है ना। बीएसटीसी क्यों होती है भाई साहब? अगर आपको राजस्थान में क्या बनना है बेटा? शिक्षक बनना है, 3rd ग्रेड टीचर बनना होता है ना, उसके लिए बीएसटीसी करनी होती है। नहीं भी करनी हो तो बेटा फिर भी बीएसटीसी का फॉर्म बनना है, क्योंकि हमें तैयारी तो आगे करनी होती है और इसमें राजस्थान जीके रीजनिंग वगैरह हमारा बेस क्या हो जाता है बेटा? क्लियर हो जाता है अगर आप राजस्थान से आते हो तो। ठीक है बेटा, है ना। अब सुनो भाई साहब, आपको तैयारी करनी है तो AW क्लासेस, है ना, चौमेला एक ऐप है ना, उस ऐप को आप क्या कर सकते हो बेटा? है ना, जो प्ले स्टोर है बेटा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अंदर भाई साहब हमारा है ना एक प्रचंड बेच है। कौन सा बेच है बेटा? प्रचंड बेच, जो मात्र आपको 299 रुपये का है, जिसके अंदर भाई साहब आपको सारे के सारे विषय कराए जाएंगे। विषय कौन कौन से होंगे भाई साहब? पूरा तो आपका राजस्थान जीके करवाया जाएगा इसके अंदर, है ना, राजस्थान जीके। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपकी इंग्लिश होने वाली है। ठीक है बेटा, इंग्लिश के अलावा आपको हिंदी मिलेगी, शिक्षण अभिरुचि, और एक हो जाएगी बेटा अपनी कौन सी? रीजनिंग। कौन सी हो जाएगी बच्चों? रीजनिंग होने वाली है ना। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी होने वाली है मात्र आपकी 299 में, है ना। 299 रुपये, देखो बच्चों कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है ना, और कंटेंट आपको बिल्कुल शानदार मिलने वाला है ना।
पिछले साल भी भाई साहब 14 बच्चों के सिलेक्शन थे ऑफलाइन बेस से। तो आप मान के चलिए बिल्कुल आप सभी को शानदार तैयारी करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं AW क्लासेस चुमेला का बैच है ना, और प्रचंड बैच BSTC का है, ठीक है, 2026 के बैच है, एकदम लेटेस्ट 3 क्लासें हो चुकी है कंप्लीट, है ना। तो आप अभी से डाउनलोड कर लेना बच्चों इसको, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं इतिहास की क्लास में, हाँ आ जाओ। हाँ, एक विशेष सूचना और कि किसी भी भाई को अगर BSTC का कोर्स लेने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप भाई साहब हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, मेरा खुद का नंबर है, ठीक है बच्चों, है ना। हम्म, एक होती है बेटा कणकुत प्रणाली, कौन सी प्रणाली? रसगुल्लो कणकुत। सर कणकुत प्रणाली क्या होती है? हाँ, है ना, कणकुत प्रणाली के बारे में भी क्या करते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। अकबर के समय कणकुत प्रणाली राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, मतलब राजस्व का निर्धारण करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती थी उसको बोलते थे बच्चों कणकुत प्रणाली। क्या बोलते थे बेटा? कणकुत प्रणाली बोला जाता। हिंदी में कण का अर्थ है अनाज, क्या है बेटा? अनाज। और कुत का अर्थ होता है बेटा अनुमान, क्या लगाया जाता था? अनुमान। अर्थात शायद ये अंदाजा लगा लेते थे कि यहाँ पे जो अनाज होगा वो कितना होगा, कितनी मात्रा में होने वाला है, ठीक है बेटा। हाँ देखो, अर्थ है अनुमान। इसके अनुसार फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटा जाता था। पहला अच्छा, दूसरा मध्यम और तीसरा खराब। पहला था अच्छा, दूसरा था मध्यम, तीसरा था बेटा खराब। क्या था बच्चों? खराब, है ना। इस प्रकार संदेह दूर किया जाना चाहिए कि प्राय अनुमान से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से क्या देता था? सही परिणाम देता था। जैसे अपन एक होता था ना खेत देख के अंदाजा लगा लेते साफ, है ना। चलो खेत देख के अंदाजा लगा और यार यहाँ पे तो खेती बहुत अच्छी होगी, एक कह देते पढ़ के नहीं यार यहाँ पे तो अच्छी नहीं होगी, है ना। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब, महानवमी डिब्बा। इससे पहले आप सभी मेरे को एक प्रश्न की जानकारी दे दीजिए फटाफट से, है ना, कि कृष्ण देवराय ने अपनी माता जी के नाम पर क्या बसाया था? जल्दी से बता दो, है ना मेरे लड्डू। चले बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नगलपुरम एकदम सही हो जाएगा बच्चों, है ना। नगलपुरम में आपका उत्तर क्या है बेटा? सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, चले जानूड़ी, आगे चलते बाबू। महानवमी डिब्बा से समृद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में मनाए जाते थे। मतलब महानवमी जो अनुष्ठान था बेटा वो सितंबर या अक्टूबर माह में मनाया जाता है। आप सभी जानते हो अक्टूबर माह में एक फेस्टिवल अपने यहाँ भी मनाया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं नवरात्रि। कितने रात की होती है बेटा? 9 रात की, है ना। महीनों में मनाए जाने वाला 10 दिन का हिंदू त्योहार था। 9 रात्रि होती है बेटा और 10वां दिन क्या होता है? त्योहार होता है। क्या होता है बेटा? त्योहार होता है बेटा दशहरा का। कौन सा होता है बेटा? दशहरा का है। जो उत्तर भारत के दशहरा, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि या महानवमी के नामों से जाने जाते थे। ये महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति को बढ़ाने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। यहाँ पे भाई साहब जो ऊंचा मंच था उसके ऊपर जाते थे, वो है ना, बलि भैंसे की बलि वगैरह दी जाती थी यहाँ पे, मतलब बहुत तगड़ा माहौल होता था। मैप करवा देंगे बेटा, मैप आपका एक दिन पहले करवा देंगे, है ना। चलो रसगुल्ले, आगे चले। हाँ, पता है नवरात्रि के त्योहार में एक सबसे खराब चीज क्या लगती है ना? नवरात्रि के त्योहार में एक सबसे खराब चीज क्या लगती है? आप खुद बताना आपको क्या लगता है ना। भाई साहब 9 दिन इतने अच्छे से निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, है ना।
9 दिन का पता नहीं चलता, और जब भाई साहब विसर्जन होता है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ आंखें नम हो जाती विसर्जन के दिन, है ना। और भाई साहब एक गाना है, मेरे को याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 9 दिन पता नहीं, और 10वें दिन विदाई, ऐसे करके भाई साहब बहुत तगड़ा गाना है ना, जो विसर्जन के टाइम पे चलता है, बहुत खतरनाक गाना है वो, है ना। मतलब देखते हैं आंखें नम हो जाती है, 9 दिन कब निकल जाते हैं भाई साहब पता ही नहीं चलता नवरात्रि के, है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुई थी और अभी क्या हो जाती है भाई साहब, विसर्जन होने लग जाता है माँ का, है ना बेटा। आगे चलते बेटा, चलो। मुगल काल में गांव आम खजाने से पंचायत के कौन कौन से खर्च चलते थे। आप सभी जानते हो बेटा कि गांवों के जो पंचायत के कर्ज होते थे बेटा, है ना, वो कैसे चला करते थे, देख लेते हैं, है ना। चलो, मुगल काल में पंचायत का खर्चा गांव के आम खजानों से चला करता था। किससे चला करता था बेटा? आम खजाने से चलता था, मतलब जो भी पैसा आता था उससे खर्चा चला लिया करते थे। इस आम खजाने का उपयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक जो आपदा होती थी, है ना, उससे निकटने के लिए किया जाता था, है ना। चलो, इस आम खजाने का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता था, है ना। इस कोष का प्रयोग ऐसे सामुदायिक कार्य के लिए किया जाता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे छोटे छोटे बांध बनाना, नहर खोदना, है ना। बिल्कुल, मतलब छोटे छोटे काम ऐसे होते थे जो आम आदमी नहीं कर सकता था, तो पूरे गांव का जो राजस्व एकत्र होता था, है ना, उनको एकत्र किया जाता था, है ना। चले, चले दोस्त। ओ दिन, तुम दिन में विजयनगर साम्राज्य के कृषि क्षेत्र के किलेबंद भूभाग को सम्मिलित क्यों कहा था? देखो, मध्यकाल में घेराबंदी का प्रमुख उद्देश्य होता था बेटा शत्रु शत्रु को भाई साहब खाद्य सामग्री से क्या करना बेटा? वंचित करना। उसको खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी तो भाई साहब वो क्या करता है, वहां पे डेरा डाल के रखता है, और डेरा डालने के बाद कुछ दिनों के बाद चला जाता है ना। देखो बेटा, अभी एग्जाम की कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है, पर लास्ट तारीख शायद 11 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अभी फॉर्म भर देना बीएसटी से, है ना। समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। मतलब कि आदमी जब जैसे मान लो ये किला है, ये मान लो विजयनगर साम्राज्य का क्या है बेटा? किला। अब उस किले में भाई साहब कोई घेराबंदी करना है, अब अंदर तो हाँ कहते घुस नहीं सकता। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन रहा, 15 दिन रहा, महीने, 2 महीने, 5 महीने, अब उसको खर्चा पानी तो चाहिए। अब खर्चा पानी भी नहीं ले सकता, अंदर वालों का चल रहा है क्योंकि उन्होंने कृषि वगैरह जंगल वगैरह सब घेर लिए थे, है ना। अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शासक प्राय किले बंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का क्या करवाते थे? निर्माण। और जो अपन लोग होते थे बेटा वो अंदर ही कृषि वगैरह सब कुछ कर लिया करते थे, ताकि भाई साहब हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलो, हजारा राम मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल बता देते हैं भाई साहब, है ना। देखो, हजारा राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर था। संभवतः इनका प्रयोग केवल राजा तथा उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता। मतलब हजाराराम मंदिर जो था बेटा, उसमें जो प्रवेश या उसमें जो दर्शन की परंपरा थी वो कौन करते थे? राजा तथा उनके परिवार वाले, है ना। देखो, बीच के देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है, परंतु दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां सुरक्षित है। मतलब कि जो भाई साहब गर्भगृह के अंदर की जो मूर्तियां थी वो आज नहीं दिखाई देती है, परंतु दीवारों पर जो मूर्तियां थी बेटा वो आज भी दिखाई देती है ना बच्चों। इनमें मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर रामायण के लिखे हुए कुछ क्या है बेटा? दृश्यांश उत्कीर्णित है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना। हम्म, देखो, एक प्रश्न होता है बेटा, नायक कौन होते हैं, है ना। ये प्रश्न आपसे हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लें, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। नायक कौन थे? नायक विजयनगर राज्य की सेना प्रमुख होते थे। जो विजयनगर सेना थी ना बेटा, उसके जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे बेटा? नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? नायक कहाँ जाता था, है ना। नायकों का किलों पर नियंत्रण होता था तथा उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। क्या होते थे बेटा? समर्थक होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। क्या करते थे बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते थे बच्चों? घूमते रहते थे। तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका क्या देते थे बच्चों? साथ देते थे। जो लोग होते थे, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे बेटा? घूमते रहते थे। किसकी तलाश में बेटा? उपजाऊ भूमि की तलाश में। और उनका साथ कौन देते थे बेटा? किसान, है ना। तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। याद रखना बच्चों, जो नायक होते थे वो तेलुगु और कन्नड़ भाषा का क्या करते थे बेटा? उपयोग किया करते थे। कई नायकों ने विजयनगर के शासकों की प्रभु सत्ता के सामने समर्पण किया, है ना।
मतलब भाई साहब विजयनगर के शासकों के सामने भाई साहब अच्छे अच्छे लोग क्या हो गए थे, झुक गए थे, परंतु वे प्राय विद्रोह कर लेते थे और उन्हें सैनिक कार्यवाही के द्वारा क्या किया जाता था, वश में, है ना। जो नायक होते थे भाई साहब वो कभी कभी क्या कर लिया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे, इसलिए भाई साहब उनको सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही क्या किया जाता था बच्चों, वश में किया करता था, है ना। मैं खाना खा के आ गई भाई साहब, है ना। बहुत अच्छी बात। मुस्कान वर्मा क्लास थोड़ी सी देर और चलेगी बेटा। जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं बेटा, जजमानी व्यवस्था के क्या बताइए भाई साहब, आपको टिप्पणी बतानी है। भाई जजमानी व्यवस्था भी आपके छप सकती है ना। हाँ देखो 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार होते थे, है ना, लोहार, बढ़ई व सुनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों की, जो ग्रामीण दस्तकार होते थे भाई साहब, ग्रामीण दस्तकारों की उनकी सेवाओं के बदले उनको क्या दे दिया जाता था भाई साहब, दैनिक भत्ता। देखो आप सभी जानते हो बेटा, है ना, जो नाई होते थे, जो सुनार होते थे, जो कढ़ाई होते थे, मतलब बढ़ई होते थे, है ना, तो बेटा ये सब क्या करते थे। सर आप रसगुल्ला नाम बोलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। चलो बेटा, है ना, उनकी सेनाओं मतलब उनकी जो सेवा होती थी दिन भर, वो जो भी काम करते थे उसके बदले उनको दैनिक भत्ता दे दिया जाता था। इसके लिए या तो नकदी दे दिया करते थे, या इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा, जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है रसगुल्लो, जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। यद्यपि ये प्रथा 16वीं 17वीं शताब्दी के में अधिक प्रचलित नहीं थी। क्या थी बेटा, अधिक प्रचलित नहीं थी। चले दोस्त आगे चलते हैं। अमन नायक के कोई दो अधिकार बताइए। बिल्कुल बता देते हैं। अमन नायक अपने राज्य में किसानों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। किस किस से वसूलते थे बेटा, एक तो किसानों से, एक होते बेटा शिल्पकर्मियों से, एक होते थे बच्चों व्यापारियों से। क्या वसूलते बेटा, टैक्स या कर वसूल किया करते थे, है ना बच्चों। चला आगे। एक पूछ रहा सर हिस्ट्री की क्लास कितने बजे व्हाट्सएप, अरे बेटा क्लास चल रही है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे। अमन नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग में भी लेते थे। मतलब भाई साहब जो ये होता था ना, जो राजस्व वसूल करते थे उसका कुछ व्यक्तिगत जो परसेंटेज बचता था उसको व्यक्तिगत खर्च के रूप में भी ले लिया करते थे। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा। लोटस, लोटस बोलते चाहे अपन बोलते बेटा कमल महल, क्या बोलते हैं इसको, कमल महल। इसके बारे में वर्णन करते हैं, है ना, लोटस या कमल महल, है ना। देखो लोटस कमल महल विजयनगर के राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक था। लोटस चाहे इसको कमल महल आप बोल सकते हो, है ना। यह नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। किसने दिया था बेटा, अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। क्या उन्होंने कमल देखा, ओए ये तो एकदम कमल है, कमल बोले तो लोटस है, लोटस, है ना, उन्होंने ऐसे कहा होगा, है ना। तो अंग्रेजों ने नामांकन करा था, कब करा था बेटा, 19वीं शताब्दी में। इतिहासकार इस संबंध में निश्चित नहीं थे कि यह भवन निर्माण किस कार्य के लिए किया गया था। मतलब जो लोटस महल है वो किस चीज के लिए बनाया गया था, ये बात अपन को क्लियर नहीं थी, है ना। हाँ सर मामा। सर मम्मा बोल रही है कि ये कैसी पढ़ाई है, भाई साहब कह दो, इधर सब दुखी है रे। हाँ भाई क्या कहूँ, ऐसे मम्मी के सामने ना, मेरे मम्मी के सामने मेरी क्लास और मत क्या करो, है ना। चले बेटा। प्रसिद्ध पुरातात्विद मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से संकेत मिलता है कि लोटस महल एक परिषदीय सदन था, जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से क्या करते थे, भेंट। मतलब जैसे कहते हैं ना अपन घर में कोई मिलने आता है भाई साहब, उन कोई मिलने आता है तो उनसे अपन क्या करते हैं, भेंट कर लेते हैं, मतलब मिल लेते हैं, है ना, वाली बात होती है ना। हाँ सर आप सो मत कहो, पापा सुन रहे, भाई साहब नहीं कहो, माँ कसम नहीं कहो। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति को बताइए। बिल्कुल बता देते भाई साहब, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं व पुरुष मिलजुल कर, है ना, खेतों का कार्य करते थे। भाई साहब मिलजुल कर क्या करते थे भाई साहब, वो काम किया
करते थे? कौन? किसान, है ना। महिलाएं निम्नलिखित कार्य करती थी। महिलाएं बुआई, निंदाई व कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का भी क्या करती थी बच्चों? काम करती थी। तो पहला क्या हो जाएगा? बुआई, दूसरा निंदाई, तीसरा हो जाएगा बच्चों कटाई, है ना। और इसके साथ साथ जो फसल होते थे बेटा उसके भी दाना निकाला करते थे, मतलब जो पकी हुई फसल होती थी, है ना। तथा सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, मतलब गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के भी कार्य महिलाएं ही करती थी, महिलाएं के द्वारा ही किए जाते थे, है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। विजय के भवन पर एक टिप्पणी लिखी है, पेस ने इसके बारे में क्या लिखा? हाँ भाई साहब, जो पेस महोदय हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है बेटा? चले दोस्त आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्री पेस विजयनगर शहर के सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन की संज्ञा देते हैं। मतलब कि सभा मंडप प्लस जो अपना महानवमी डिब्बा है, इन दोनों को मिला के भाई साहब जो बनता है उसको वो क्या बोलते हैं बेटा? विजय के भवन। क्या बोलते हैं बच्चों? विजय के भवन। उन्होंने लिखा है कि इन संरचनाओं के ऊपर एक दो मंच है। इस विजय के भवन के राजा कृष्ण देव राय थे। क्या थे बेटा? कृष्ण देव राय। और उन्होंने यहाँ पे क्या बनवाया था भाई साहब? एक कमरा बनवाया था। क्या बनवाया था साहब? एक कमरा बनवाया था, है ना। चलो ठीक है बेटा। जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, एक अन्य में बीच में चबूतरा बना हुआ है जिस पर राजा का सिंहासन खड़ा हुआ था और मुकुट तथा राजकीय छत्र हुआ करता था। मतलब कि भाई साहब इसमें सर सुन लो, बताओ क्या दिक्कत है? इसमें ऐसी कंडीशन थी कि बीच में मतलब एक राजकीय छत्र वगैरह लगे हुए थे, मतलब कि जहाँ पे शायद हो सकता है राजा वगैरह या शासक होता होगा वो बैठता होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, है ना। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना में भाई साहब हीरा नहर। हीरा नहर पे प्रश्न आपका आ सकता है, ये मान के चलना कि प्रश्न तो भाई साहब इन्हीं में से आने वाले हैं, छपने वाले हैं, है ना। हाँ चलो। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना हीरा नहर थी। आप सभी जानते हो भाई साहब कौन सी नहर थी बेटा? हीरा नहर थी। आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है किसको? हीरा नहर को। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से क्या लाया जाता था? पानी। मतलब कि भाई साहब तुंगभद्रा नदी जो थी, कौन सी नदी थी बेटा? तुंगभद्रा नदी थी। और तुंगभद्रा नदी पर क्या बने हुए थे? बांध। क्या बने हुए थे? बांध। उन बांध से भाई साहब जो पानी आता था वो कौन सी नहर में आता था बेटा? हिरिया नहर में। कौन सी नहर में आता था बच्चों? हिरिया नहर में आता था। तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र तथा शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी सिंचाई के रूप में भी देखा जा सकता है। संभवतः हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो हिरिया नहर थी ना बेटा विजयनगर में, इसका निर्माण किसने कराया था भाई साहब? संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है रसगुल्लो, आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। बटाई प्रणाली व लौंग बटाई पद्धति का वर्णन कीजिए। कर देते हैं भाई साहब। बटाई प्रणाली में फसल काट कर जमा कर लेते थे। फसल को काट के क्या कर लिया जाता था? जमा। फिर सभी पक्षों की उपस्थिति से सहमति से क्या कर लिया जाता था? बंटवारा। जैसे कि ठीक है बेटा। एक सेकंड दोस्त, है ना। चलो दोस्त आगे बात करते हैं, है ना। देखो
एक होती है बेटा लांग बटाई। क्या होती है बेटा? लांग बटाई। सर ये लांग बटाई क्या होती है ना? हमने तो देखी थी भाई साहब बटाई प्रणाली। बटाई प्रणाली में तो क्या होता था भाई साहब कि पूरी फसल को इकट्ठा करा जाता था। इकट्ठा करने के बाद क्या करते थे भाई साहब, उसके कुछ कुछ हिस्से को बांट के रख दिया जाता था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इस प्रणाली में कौन सी बेटा? लांग बटाई है ना, ये भी पूछ सकते हैं। इस प्रणाली में फसल काटने के बाद उसके ढेर बना दिए जाते थे, फिर उन्हें आपस में क्या कर लेते थे? बांट लेते थे। इससे हर पक्ष अपना क्या ले जाता था? हिस्से को गल ले जाता था। मतलब गठरी बना देते। क्या बना देते? गठरी बना देते। 3 गठरी हुई, एक तेरी, एक मेरी, एक तेरी, है ना? ऐसे करके बांट लिया करते थे, है ना? चलो, मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, स्पष्ट कीजिए भाई साहब, है ना? मुश्किल से 5-7 मिनट की क्लास आपकी और होने वाली है, इस पे बात कर लेते बच्चों, है ना? देखो, विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता थी रथ गलियां। कौन सी थी बेटा? रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाते। मंदिर का जो प्रवेश द्वार था वहां से सीधी सट गली। आप देखो आज भी जहां भी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है ना, वहां से हमेशा गली सीधी ही जाती है। कोशिश पूरी ये होती है बेटा। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। क्या थे बेटा? मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी क्या लगा लिया करते थे? दुकान। मतलब सीधी गली होती है और दोनों तरफ दुकानें होती है। आपने देखा होगा फूल माला अगरबत्ती, है ना? इन सब की क्या होती है बच्चों? दुकानें होती है। ठीक है बेटा, चलो। अमर नायकों पर शासक किस प्रकार अपना नियंत्रण दर्शाते थे? इंपॉर्टेंट है। अमर नायकों को राजा वर्ष में एक बार क्या करनी होती थी? भेंट करनी होती थी। इन्हें अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों सहित स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। मतलब कि भाई साहब राजा को खुश करने के लिए क्या देना पड़ते थे? इनको गिफ्ट क्या देने पड़ते थे भाई साहब? गिफ्ट। हाँ, याद रखना भाई साहब, अगर बाबू को खुश करना है ना तो बाबू को क्या देना चाहिए भाई साहब? गिफ्ट देना चाहिए। हाँ, नहीं तो बाबू नाराज रहेगी आपसे, है ना? हाँ, चलो बेटा आगे चले, बाबू छोड़ के चल जाएगी। प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों सहित स्वयं को क्या होना पड़ता था बेटा? उपस्थित होना पड़ता था। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित कर देते थे। हाँ भाई साहब, राजा के पास इतनी पावर थी कि भाई साहब उनका क्या कर दिया करते थे? ट्रांसफर भी कर दिया करते थे। क्या कर देते थे बच्चों? ट्रांसफर कर दिया करते थे। जैसे, हाँ, जैसे आज किसी की ड्यूटी गंगदार तहसील में भाई साहब, उसको हटा के यहाँ से जोधपुर भेज दिया, झालावाड़ से जोधपुर भेज दिया, है ना? और जोधपुर से भाई साहब कोटा भेज दिया, ऐसे कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे चले, है ना? देखो, और इस तरीके से भाई साहब राजा जो होते थे, है ना, वो अपना क्या स्थापित कर लेते थे बेटा? राज्य स्थापित कर लिया करते थे। ठीक है दोस्त, आगे चलें। देखो, या परंतु 17वीं शताब्दी में अनेक अमर नायकों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य क्या कर लिए थे बच्चों? स्थापित कर लिए थे। मतलब बहुत सारे अमर नायक तो ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का राज्य क्या कर लिया था बेटा? स्टार्ट कर लिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं ना। दिल में ना जाने कैसी इतनी जगह बन गई कि तेरी एक मुस्कुराहट में मेरी जिंदगी में समा गए। ओहो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखो बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चचर और बंजर भूमि की परिभाषा। चचर, चचर जमीन 3 या 4 वर्षों तक क्या रहती बेटा? खाली रहती थी। बंजर, बंजर जमीन वह थी जिसमें 4 या 5 उससे अधिक वर्षों से क्या नहीं की गई हो बेटा? खेती, है ना? देखो, 3-4 वर्ष, 3-4 वर्ष खाली, तो क्या हो गई बेटा? ये चचर। क्या हो गई बेटा? चचर हो गई, है ना? 5 वर्षों से अधिक तो क्या हो जाएगी बेटा? बंजर। क्या हो जाएगी बेटा? बंजर भूमि मानी जाती है ना? देखो बेटा, कर्नाटक साम्राज्य एवं नरपति से आपका क्या आशय है? नरपति, नरपति मतलब लोगों का स्वामी, है ना? ठीक है बेटा, देखो, विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता। यह बात अपन ने देख ली थी बेटा, है ना? इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे। कौन से शब्द का प्रयोग करते थे बेटा? विजयनगर साम्राज्य का क्या करते थे बेटा? प्रयोग करते थे। परंतु समकालीन स्रोतों से इसका उल्लेख कर्नाटक साम्राज्य के रूप में मिला है। मतलब विजयनगर साम्राज्य को ही बेटा कर्नाटक साम्राज्य की क्या दी जाती थी दोस्त? उपाधि दी जाती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। नरपति का अर्थ है मनुष्य का स्वामी। देखो, है ना, नरपति यानी लोगों का स्वामी। राय शासकों को नरपति की क्या दी जाती थी बेटा? उपाधि दी जाती थी। मतलब जो राय शासक होते थे उनको क्या दी जाती थी बेटा? उपाधि दी जाती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में कृष्ण देव राय ने क्या योगदान दिया था? कृष्ण देव राय ने अपना क्या योगदान दिया था बेटा? इसके बारे में अपन को क्या करनी है? चर्चा करनी है ना? कृष्ण देव राय ने उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण करवाया था। मतलब 100 बढ़ के एक भाई साहब क्या एंटीक पीस
अपन कह सकते हैं, मतलब कि अपन कहे ना कि मंदिर देखने जाए तो अपन देखते रह जाए कि यार ऐसे भी मंदिर होते हैं, बिल्कुल ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया था उसने। विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडल बनवाया, क्या बनवाया बच्चों, मंडल बनवाया है ना। चलो, पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता है, जो पूर्वी गोपुरम होते हैं ना बेटा, उनका श्रेय किसको दिया जाता है बेटा, कृष्ण देव राय को ही दिया जाता है। उसने दक्षिण भारत में मंदिरों के भव्य गोपुरम का निर्माण कराया। मतलब कि आप देखते हो भाई साहब, जो भव्य गोपुरम मतलब जो मंदिरों के प्रवेश द्वार होते हैं, ये भव्य मंदिरों के प्रवेश द्वार बनाने का काम किसको दिया जाता है भाई साहब, इन्हीं को दिया जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर बसाया था जिसका नाम था बेटा नगलपुरम, है ना। नगलपुरम की स्थापना की। वहाँ स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने तेलुगु भाषा में एक रचना भी लिखी थी जिसको बोलते हैं आमुक्त मल्य मद, क्या बोलते हैं, आमुक्त मल्य मद, उसकी रचना का क्या था बच्चों, नाम था। हाँ, एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण आया बेटा, है ना। देखो, आईने अकबरी का विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, बिल्कुल बता देते हैं, है ना। दरबार प्रशासन और सेना का क्या था, संगठन था। राजस्व के स्रोत मिलते थे, जो आईने अकबरी था ना बेटा, इससे अपन को सॉरी, राजस्व के स्रोत देखने को मिलते थे। अकबर के साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य का क्या मिलता था अपन को, प्रांतों का भूगोल देखने को मिल जाता था। क्या मिलता था बेटा, प्रांतों का भूगोल। लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज मिलते थे, है ना। अकबर की सरकार के समस्त विभागों एवं प्रांतों के बारे में विस्तार से क्या मिलती थी बेटा, जानकारी। मतलब अकबर के कितने सूबे थे, उनके कितने परगने थे भाई साहब, उन सभी चीजों की क्या मिलती थी बेटा, जानकारी इसके अंदर अपन को देखने को मिल जाती है ना। जटिल और आंकड़ेबंद सूचनाएं बड़ी बारीकी से क्या थी, अंकित थी आईने अकबरी की। तो ठीक है दोस्त, ये थी आज की क्लास, है ना। आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों को बीएसटीसी का कोर्स लेना है भाई साहब, बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि बच्चों आपका शायद मई या जून में एग्ज़ाम है। कब है बेटा इसकी एग्ज़ाम, अभी कुछ फिक्स नहीं है, मई या जून में हो सकती है ना। पिछले साल 1 जून को एग्ज़ाम थी, इस साल हो सकता है मई या जून में, है ना। आपके पास वक्त कम है, अगर आपको तैयारी करनी हो, शानदार तैयारी करनी है, वो भी भाई साहब एक नाम मात्र फीस के साथ, तो बिल्कुल आपका स्वागत है आर्ट्स वाला क्लासेस में, है ना। मात्र 299 में भाई साहब आप अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें AW क्लासेस चोमेला का ऐप, है ना। बिल्कुल, अगर आपको BSTC से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अभी मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो मेरे को, है ना। यही मेरा नंबर है बेटा, ठीक है बच्चों, है ना। और आराम से पढ़ो, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स होने वाला है ना। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर 3-3 4-4 घंटे अभी क्लासेस चलेगी 12वीं के एग्जाम के बाद, है ना। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं, मैप करवा देंगे बेटा। हाँ देखो, मैं लेबर असिस्टेंट की पर्सनल क्लास तो नहीं लूंगा, परंतु इसके अंदर जो ज्योग्राफी भी पढ़ावाना है वो लेबर असिस्टेंट के पूरी पूरी काम आने वाली है बेटा, है ना। राजस्थान जी के आपको कंप्लीट मिलेगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिक होगी, है ना। उसके अलावा रीजनिंग करवाने वाले हैं आपको, शिक्षण अभिरुचि हो जाएगी बच्चों आपकी, है ना। दमदार तैयारी, मतलब हिंदी इंग्लिश शानदार, ठीक है बच्चों, है ना। आप चलते हैं भाई साहब, और आप सभी से मतलब एक ये मान के चलना भाई साहब, परिवार वाली बात है, तैयारी करो आप, आपका भाई साथ है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा, है ना। तो मिलते हैं, और जय हिंद जय भारत।